गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रज़ी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिवली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, ये स्कूल में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अबाउट बताया था, डिटेल हमने पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट से ड्राइव किया गया है जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, वो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। नहीं, इसको लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, जनरली बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता होता, हालांकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास का मतलब क्या होता है। जैसे एक मॉलिक्यूल है, अब उस मॉलिक्यूल में अगर मान लो कोई पर्टिकुलर आइटम है और वो एक है, एक जैसे मान लो कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें अगर नाइट्रोजन एक है तो जो उसका मोलर मास आएगा वो मिनिमम मोलर मास आएगा। जैसे कोई कंपाउंड उसमें आयरन है, तो आयरन एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो अगर आप उसमें आयरन की वैल्यू 1 पुट करते हो और अपॉन जो मास मोलर मास लिखोगे वो मिनिमम मोलर मास कहलाएगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम, एक एटम का एटॉमिक वेट अपॉन मिनिमम मोलर मास। जो नीचे आप लिखते हैं मोलर मास, ये मोलर मास कब लिखेंगे, जब टोटल एटम, जैसे ग्लूकोज है आपके पास, ध्यान सुनिए, ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। अगर आपने कार्बन की वैल्यू 6 पुट करी तो नीचे जो आएगा वो मोलर मास आएगा, और कार्बन की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दी, 1 12 ग्राम लिया, नॉट 6 इंटू 12, तो वो मिनिमम मोलर मास बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ वन एटम अपॉन मिनिमम मोलर मास इक्वल टू 100। तो यही मिनिमम मोलर मास जनरली आपको फाइंड करना होगा। तो आप देखिए बच्चे, इस पे बेस्ड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 0.07% ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। तो आप देखिए परसेंटेज गिवन है, ये मिनिमम मोलर मास निकालना है, और नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। तो आप एक नाइट्रोजन का वेट रखेंगे, दैट इज 14। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.07 इक्वल टू 14 अपॉन मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस परसेंटेज को नीचे ले आइए, 14 अपॉन 0.07, पॉइंट हटाइए, ऊपर गया क्या 20, मतलब 14 इंटू 100 अपॉन 7, 2 से कैंसिल आउट करिए, देखिए आ गया आपका आंसर। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ वन एटम अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100। तो वन एटम आपको पुट करना है, तो 1 इंटू 14 अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100। तो मिनिमम मोलर मास इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, 1 इंटू 14 अपॉन जो भी परसेंटेज है 0.07 इंटू 100। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 100, है ना। तो ये 7 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला 2 इंटू 10 का पावर 4 ग्राम पर मोल। ये आ गया मिनिमम मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100, और ये आपको परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, गेटिंग। चलिए आगे चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए कहा गया है कि एक इंसुलिन है आपके पास, एन इंसुलिन कंटेन 0.0016% ऑफ सल्फर, कैलकुलेट इट्स मिनिमम मोलर मास। तो आप बताइए कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही आसान है बच्चों। फिर से देखिए, परसेंटेज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100। देखिए परसेंटेज कितना गिवन है, 0.0016, और सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है, 32। 32 अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100। आप इसको सॉल्व करिए फॉर मिनिमम मोलर मास, इसको नीचे ले आइए, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 का पावर 4 हो जाएगा, और 16 टू या 32, तो 2 इंटू 10 का पावर 6 ग्राम पर मोल आ गया। तो मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन कितना होगा, 2 इंटू 10 का पावर 6। गेटिंग और नॉट, बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आपके स्कूल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, नहीं, आप आईआईटी में आ सकता है, मेडिकल एंट्रेंस में आ सकता है जैसे नीट हुआ, या फिर मेंस एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे। अब आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एडवांस लेवल है। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन। आप जानते हो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन if its molar mass of hemoglobin is 89600 ग्राम पर मोल। अगर उस हीमोग्लोबिन का मोलर मास, नॉट मिनिमम मोलर मास, मोलर मास कितना है बच्चे, 89600 ग्राम पर मोल, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको बताना है नंबर ऑफ आयरन एटम, एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम होते हैं, ये आपको पता करना है बच्चों। किसमें, हीमोग्लोबिन में, जिसमें आयरन का परसेंटेज कितना है, ओनली 0.25%। तो अब आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आपको इसको। तो ये बताओ हमने डिस्कस किया था परसेंटेज कंपोजिशन, और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ एटम, टोटल वेट ऑफ एटम, जितने भी एटम है, अपॉन मोलर मास इनटू 100। ठीक है, तो मोलर मास गिवन है, तो क्यों ना हम टोटल वेट ऑफ आयरन फाइंड कर लें। तो टोटल वेट ऑफ आयरन फाइंड करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो परसेंटेज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू 100 होता है। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट में डिस्कस किया था कि कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने वेट ऑफ कैल्शियम 40 ऊपर लिखा अपॉन 100 इंटू 100, तो 40% आ गया था। यहाँ पे मैंने आपको परसेंटेज दिया है भाई, तो आप वेट निकाल सकते हो। तो देखिए परसेंटेज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू 100, तो परसेंटेज कितना है 0.25%। वेट आप निकालेंगे। अब ये मिनिमम मोलर मास नहीं है बच्चों, ये मोलर मास है, क्योंकि यहाँ पे हम एक एटम पुट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितने एटम है सबका वेट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वेट ऑफ टोटल एटम प्रेजेंट इन दिस हीमोग्लोबिन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से कैंसिल आउट कर दिया हमने, इसको सॉल्व किया तो आपको मिला बच्चे 224 ग्राम्स। मतलब कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में जो टोटल वेट था आपका कितना, 89600, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ 224 ग्राम आयरन है, 224 ग्राम आयरन है। तो आप बताइए इस 224 ग्राम में नंबर ऑफ एटम कैसे पता करोगे आप। तो इसको हमने क्या किया, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, हम एक मोल की बात नहीं की, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 224 ग्राम को अगर आप 56 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, 4। इसका मतलब ये है कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन एटम्स होते हैं। एक हीमोग्लोबिन जिसका मोलर मास कितना लिया था हमने, 89600, तो वो अच्छा। अब अगर आप इसको हटा दो, परसेंटेज गिवन है, यहाँ पे आयरन 1 पुट कर दो, मतलब यहाँ पे 56 0.25 56 अपॉन यहाँ पे मिनिमम मोलर मास आ जाएगा। अगर इसका मिनिमम मोलर मास निकालना होता तो आप परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ आयरन दैट इज 56 लिखते और अपॉन मिनिमम मोलर मास आता, फिर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे मिनिमम मोलर मास। तो ये मिनिमम मोलर मास नहीं है बल्कि मोलर मास है, क्योंकि यहाँ पे हमने आयरन का एक एटम नहीं लिया है, हमने आयरन के टोटल आइटम लिए हैं और जो आपको कहा गया है कि फाइंड करने के लिए। तो जब हमने फाइंड किया बच्चों तो टोटल हमारे पास 4 आयरन के एटम्स मिल गए। तो क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास समझ में आ गया बच्चों? तो आप जब भी मिनिमम मोलर मास निकालेंगे तो एक एटम का वेट ऊपर रखना होगा अपॉन मिनिमम मोलर मास इनटू 100 और जो आपको बताएगा अबाउट परसेंटेज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, स्पेशली ये 3 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आइए मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें और डिस्कस करने हैं बच्चों। जैसे देखिए कहा गया क्या, गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताइए इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके आईटी मेंस में कि गैसेस हाइड्रोकार्बन है, आई डोंट नो कौन सा है भाई,
gives upon combustion 0.72 gram 0.72 gram water and 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताइए कि इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको जरा आप सोचिए। अगर आप पेन चला सकते हो तो चलाइए और बताइए कि इसका इंपिरिकल फॉर्मूला आप कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया उसमें आपको परसेंटेज दिया होता था, उस परसेंटेज से आप क्या करते थे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालते थे, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का जो मिनिमम था उनको सबसे डिवाइड करके फिर होल नंबर बनाते थे और उसके बाद आपको मिलता था इंपिरिकल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि मुश्किल नहीं है, तो आपको सोचना होगा कि कैसे हम इस हाइड्रोकार्बन का इंपिरिकल फॉर्मूला डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मोलर मास तो गिवन नहीं है। जब मोलर मास गिवन नहीं है तो हम मोलर फॉर्मूला की बात भी नहीं करेंगे। जरा आप इसको सॉल्व करिए बच्चे, कैसे आप इसको डील करोगे। हाउ विल यू एबल टू डील दिस क्वेश्चन। gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 grams of water and 3.08 gram of carbon dioxide. तो empirical formula of compound is, the empirical formula of compound is क्या आप सोच पाएंगे बच्चों। देखो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये वाटर है और इस वाटर में इतना ग्राम हाइड्रोजन मिला है आपको, देखिए बहुत आसान है। और ये क्या है, CO2 है, इसमें इतना ग्राम क्या मिला है, कार्बन मिला है ना। तो आप ये पता करो कि वाटर अगर 1 मोल होता, वाटर अगर आपके पास 1 मोल होता तो उसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम होते और फिर 0.2 में कितने ग्राम होते। नहीं, तो कह रहा है कि गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबशन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चे ध्यान सुनिए, आपको करना क्या था कि ये वाटर है 18 ग्राम, अगर ये वाटर 18 ग्राम होता तो आपको हाइड्रोजन कितने मिलते, 2 ग्राम मिलते। तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बताइए भाई, 2/18, और इसीलिए 0.72 ग्राम में कितना मिलेगा, है ना। तो 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम आपके पास क्या हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 2/18 और 0.72 में कितना होगा, तो 2/18 इंटू 0.72। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल वेट ऑफ जो वाटर है इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना है, ठीक है। सिमिलरली हेयर वी नो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है बच्चों। तो आप जानते हो 44 ग्राम अगर आपके पास CO2 होता तो कार्बन कितने होते उसमें, 12 ग्राम। अगर आपके पास 44 ग्राम ऑफ CO2 होता तो कार्बन उसमें कितने होते, 12 ग्राम। 1 ग्राम में कितना होगा, 12/44, और इसीलिए 3.08 में कितना होगा बच्चों, तो 12/44 इंटू 3.08। तो दोनों देखिए, वहां मिल गया आपको वेट ऑफ कार्बन और यहाँ मिल गया वेट ऑफ, सॉरी वहां मिल गया वेट ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ मिल गया आपको वेट ऑफ कार्बन। अब करना क्या है, तो इन दोनों को मोल में चेंज करना है। तो कार्बन के वेट को 1 से डिवाइड करेंगे मोल बन जाएगा, हाइड्रोजन के वेट को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो मोल बन जाएगा, और कार्बन के वेट को 12 से डिवाइड करोगे तो मोल मिल जाएगा। उन दोनों का मोल रेशियो निकाल दीजिए, मिल जाएगा आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, पहले हमें 18 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होता है डिटेक्ट करना है। तो 18 ग्राम कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स वाई 0.72 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2/18 इंटू 0.72, whatever जो भी सॉल्व करके आएगा। Here also 44 ग्राम ऑफ CO2 contain 12 ग्राम ऑफ कार्बन, that's why 1 ग्राम ऑफ CO2 contain 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन, और 3.08 ग्राम के लिए जब फाइंड करेंगे तो 12/44 इंटू 3.08 ग्राम आएगा। यहाँ से जो मिलेगा दैट विल बी वेट ऑफ कार्बन, और वहाँ जो मिला था वो वेट ऑफ हाइड्रोजन था। इन दोनों वेट को आप मोल में चेंज कर लीजिए बच्चों। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो जो वेट है वो मोल में चेंज हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कार्बन आपको 12 से डिवाइड करना होगा,
जो दोनों मोल मिलेगा उन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, जो रेशियो आएगा वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताएगा और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। देखिए इसका जो आंसर है एग्जैक्ट वो C7H8 है। कैसे, अब आप देख लीजिए देखिए तो वेट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.72 ग्राम कंटेन्स, देखिए सॉल्व करने पाया 0.08 ग्राम। और इसको मोल में चेंज करिए तो वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो ये 0.8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल गया बच्चों। फॉर कार्बन 44 ग्राम ऑफ CO2 contain 12 gram of carbon, 1 gram of CO2 contain how many gram of carbon? That is 12/44 gram of carbon। तो इसीलिए 3.08 ग्राम जो आप कंबशन करके डिटेक्ट किए हो, लाए हो, उसमें कितना कार्बन होगा? तो 12/44 इंटू 3.08, सॉल्व करने पे 0.84 आया। अब जब आप इसका मोल फाइंड करेंगे बच्चों, तो टू फाइंड मोल, मोलर मास से आपको डिवाइड करना होगा, तो 0.84/12 gives 0.7। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन 0.8, मोल ऑफ कार्बन 0.7। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का अगर आपको रेशियो निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे? 0.7/0.8, तो रेशियो आ गया C7H8। तो दैट्स व्हाई द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज C7H8। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं गिवन है तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम दोनों को सेम मान के चलेंगे। तो ये था IIT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था वो बताया, फिर हमने मिनिमम मोलर मास डिस्कस किया और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हमने डील किया है। तो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बच्चों। नहीं, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करके लिख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आइए और मूल कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। कहा गया 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल रिस्पेक्टिवली। तो मेटल के 2 ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। एक ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज 50% है, तो दूसरे ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज 40% है ऑफ द मेटल रिस्पेक्टिवली। कहा गया द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज MO। जो फर्स्ट ऑक्साइड है आपका, जो पहला ऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला क्या है? MO है बच्चों। अब आपसे पूछा गया है देन फॉर्मूला ऑफ सेकेंड ऑक्साइड इज, तो सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बिलोंग करता है आपके परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। फिर से देख लीजिए, कहा गया कि कोई मेटल है, अननोन मेटल है, उनके हमने ऑक्साइड्स बनाए। ऑक्साइड बनाए तो 2 ऑक्साइड बनाया हमने। पहले ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज 50% है और दूसरे ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज 40% है। पहला ऑक्साइड आपका MO है, मतलब MO है, मोनोऑक्साइड हो गया भाई। तो आप बताइए दूसरा ऑक्साइड क्या होगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन MO2, M2O3, सॉरी M3O2 और M2O3, और ये आपका है M7O8। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्साइड होगा सेकेंड, और ये हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? तो हाउ विल वी एबल टू डिटेक्ट सेकेंड ऑक्साइड ऑफ मेटल हैविंग परसेंटेज 40% ऑफ मेटल? तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑक्साइड की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑक्साइड में आपने क्या देखा? मेटल आपका 50% और ऑक्सीजन कितना? ऑब्वियस बात है 50%, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो दोनों तो इक्वल होगा ना। तो अगर मेटल आपका 50% है तो ऑक्सीजन भी 50% होगा। अब ये मेटल आपके पास अननोन है, दैट वाइज इसका मोलर मास आप नहीं जानते। तो आप क्या याद है आपको कि 50 रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते थे? परसेंटेज अपॉन मोलर मास। इनका मोलर मास हमने मान लिया A या X या MA, व्हाटएवर जो मानो। और ऑक्सीजन का तो आपको पता है ना, तो 50/A और 50/16 ये आ गया रिलेटिव एटम। अच्छा, अब चूंकि
चूंकि ये तो मोल, इसको इसी को मोल भी कह सकते हो। तो आप देखिए अगर आप MO बनाते हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मेटल का मोल सेम है, तभी तो MO बना है। आपको बोला गया कि मेटल ऑक्साइड आपका MO है, दैट मीन्स कि 1:1 का रेशियो है। तो 1 मोल मेटल है तो 1 मोल ऑक्सीजन है। तो ये क्या आ गया, मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये सॉरी मोल ऑफ मेटल, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो दोनों को बराबर कर दीजिए फॉर MO। तो बराबर किया तो 50-50 कैंसिल, यहाँ से A मिल गया, तो A मिल गया हमें 16 ग्राम पर मोल। तो ये क्या है, ये मेटल का मोलर मास आ गया। अब चलते हैं सेकेंड केस में, देखो कितना आसान। सेकेंड ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज कितना, 40%, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, 60%। तो जब आपको परसेंटेज मालूम है और मेटल का मोलर मास आपको, एटॉमिक मास आपको पहले से पता चल गया है इससे, तो आप इसका जो रेशियो निकालोगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, तो 40/16 और ये 60/16 आएगा। तो उसे सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा और ये 15/4 आएगा। अब आप ये पता करो कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये 2.5 है और ये तो बहुत कम हो गया भाई। हाँ, ये वो क्या है, 5/2 और ये आपका है 15/2, 15/4। तो आप क्या करिए आज जो स्मॉल साइज है उसको दोनों से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देंगे तो 5/2 इंटू जो 4 ऊपर चला जाएगा अभी 4/15 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M2O3 आपको मिलेगा, M2 2/3। तो 2/3 में M कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 3, तो आप क्या बोलोगे इसको, M2O3। तो आपका जो आंसर आया दैट विल बी M2O3। तो सेकेंड ऑक्साइड आपका M2O3 है। गेटिंग और नॉट, बताइए बताइए। तो आप देखिए आपसे पूछा गया था कि आपका आंसर क्या आएगा, तो M2O3, दैट मीन्स कि ये आपका है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने देखा बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन से बिलोंग करता है। अब मोल कॉन्सेप्ट के एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत फेमस है, कई बार आ चुका है नहीं। तो दो एलिमेंट है आपके पास X एंड Y, ये कंबाइन करता है टू फॉर्म XY2 एंड X3Y2। XY मिलकर एक कंपाउंड बनाता है XY2 और दूसरा कंपाउंड बनाता है बच्चों X3Y2, है ना। अब क्या है, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेग 10 ग्राम। बहुत ध्यान सुनिएगा, 0.1 मोल ऑफ XY2 वेग 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेग व्हाट 9 ग्राम। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y। X एंड Y का आपको एटॉमिक मास फाइंड करना है। कैसे करोगे अब बताइए। फिर से क्वेश्चन को आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना चाहिए बच्चों, जब तक कि पूरा उसका इमेज नहीं बन जाए आपके ब्रेन में कि हमें क्या करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है और ये हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए दो एलिमेंट है, नहीं बार बार पढ़िए उसको और अपने लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करिए। तो दो एलिमेंट्स हैं आपके पास X एंड Y, ये कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाता है, एक XY2 और दूसरा X3Y2। अब कहा गया कि 0.1 मोल ऑफ XY2 वेग 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेग 9 ग्राम। तो कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y2। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, फिर इसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे। ये आपके पास अगर 1 मोल होगा तो इसको कैसे, इसका मोलर मास XY का कैसे निकालोगे, X + 2Y इक्वल टू मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, 3X + 2Y इक्वल टू मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। सवाल यह है कि मोलर मास गिवन नहीं है, मोलर मास आपको नहीं दिया गया है, तो आप मोलर मास कैसे फाइंड करोगे बच्चे। और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास होता है। तो जरा आप देखिए 0.1 मोल का मास कितना है, XY2 है। आप देख पा रहे हैं 0.1 मोल ऑफ XY2 है, तो इसका मतलब 1 मोल का कितना हो जाएगा, तो 10/0.1। तो 1 मोल का ही तो मोलर मास कहलाएगा, 1 मोल के मास को ही तो आप मोलर मास कहोगे बच्चे। तो 0.1 वे कर रहा है कितना, 100, तो 1 कितना करेगा, सॉरी 10, तो 1 कितना करेगा, जो आएगा दैट विल बी मोलर मास ऑफ XY2। सिमिलरली 0.25 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है 9 ग्राम ऑफ X3Y2, तो 1 मोल में कितना आएगा, वो उसका मोलर मास बन जाएगा बच्चों। तो दो इक्वेशन आ गया आपके पास, X + 2Y = 100 और 3X + 2Y = 100। तो आप दूसरे से पहले को माइनस कर दो और फिर आप
सॉल्व कर लीजिए तो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, आपको x मिल जाएगा। अगर एक बार x मिल गया तो आप फिर डिटेक्ट कर सकते हो क्या, वाई बी। तो देखिए एक्स वाई टू के लिए x प्लस टू वाई इक्वल टू मोलर मास और x थ्री टू वाई के लिए 3x प्लस टू वाई इक्वल टू मोलर मास। अब 0.1 मोल ऑफ XY2 रिप्रेजेंट 10 ग्राम, तो 1 मोल रिप्रेजेंट 10 अपॉन 0.1, तो ये गया ऊपर, क्या आ गया 10, तो आपको मिल गया क्या 100। तो मोलर मास इसके बदले अब आप लिखने वाले हैं क्या, इक्वल टू 100। सिमिलरली 0.05 मोल रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी ग्राम, 9 ग्राम, तो एक में 9 अपॉन 0.05, 2 पॉइंट हटाइए, 900/5 सॉल्व करिए, कितना आ गया भाई 180 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया आपको मोलर मास ऑफ सेकंड कंपाउंड, दैट इज X3Y2। अब x प्लस 2y इक्वल टू 100, 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। अब दूसरे से पहले को माइनस कर दीजिए, तो ये 2y कैंसिल हो गया ना भाई, और 3x माइनस x इक्वल टू 2x, और 180 माइनस 100 इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 40, ये आ गया 40। अब किसी एक इक्वेशन में x के वैल्यू पुट कर दो, जैसे यहाँ पे x के वैल्यू पुट कर दो 40, उस तरफ गया तो कितना हो गया भाई 60, तो 2y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 30, तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 30। तो जो आपसे कहा गया था कि आप बताइए बच्चे कि x और y का एटॉमिक मास क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, गेटिंग और नॉट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर से देखेंगे हम लोग कि कहा गया कि एटॉमिक weight of two elements A and B are 20 and 40 respectively। दो एलिमेंट है आपके पास A और B, इसका एटॉमिक वेट गिवन है 20 and 40 respectively। अब आपसे कहा गया कि अगर x ग्राम ऑफ A, ये वेट ऑफ A आ गया, देखो x ग्राम ऑफ A कंटेन्स y एटम्स, अगर x ग्राम A में y एटम है तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। नहीं समझ में आया? एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स A and B आर 20 and 40 रिस्पेक्टिवली, 20 and 40 रिस्पेक्टिवली। अब कहा गया कि अगर x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम, अगर आप x ग्राम A लेते हो तो उसमें एटम कितने हैं y, तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चे? तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये वेट ऑफ ए है ना, ये क्या है गिवन वेट ऑफ ए, और इस ए का मोलर मास गिवन है, तो मोल फाइंड कर सकते हो आप। तो मोल ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चे, तो x अपॉन 20। तो एक बार अगर मोल मिल गया तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो x अपॉन 20 इंटू एवोगैड्रो, जिसको आप NO से लिखते हो, तो ये आ जाएगा, और जितने एटम होंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो y एटम के बराबर होगा। तो x अपॉन 20 समझ रहे हैं, इंटू एवोगैड्रो इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम, तो सुनिए, तो ये वेट है, तो 2x ग्राम अपॉन 40, ये क्या आ गया मोल, इंटू एवोगैड्रो क्या आ गया नंबर ऑफ एटम्स, x की वैल्यू पहले निकाल चुके हो, उसको पुट कर दो, जो आएगा दैट विल बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फिर से देख लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ दो एलिमेंट है A और B, कितना 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। x ग्राम में कितने एटम्स हैं, तो x ग्राम ऑफ A कंटेन y एटम्स, तो आप बताइए हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार जरा आप लोग ध्यान से इसको सोच कर देखिए। तो आप इसे ध्यान से सोच कर देखिए, एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट A and B आर 20 and 40 respectively. If x gram of A contain y atom, then how many atoms are present in 2x gram of B? तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं सॉल्व करके हम लोग। आइए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A क्या होता है बच्चे, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, गिवन वेट अपॉन
एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट x ग्राम था, 20 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या मिल गया, मोल्स ऑफ A मिल गया बच्चों आपको, ये मिल गया मोल्स ऑफ A। अब आइए तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हो, तो क्या आप नहीं जानते कि मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो। तो नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए एवोगाड्रो से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x अपॉन 20 इंटू Na जो कि y एटम के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो 2x अपॉन 20 इंटू Na इक्वल टू y एटम, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे देख लीजिए, 20y अपॉन Na। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालिए, तो B का वेट कितना है 2x, मोलर मास कितना 40, तो 2x ग्राम अपॉन 40 दैट इज इक्वल टू मोल, और एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B आ जाएगा बच्चे। अब x की वैल्यू क्या है 20y अपॉन Na, तो x के बदले हमने 20y अपॉन Na पुट कर दिया, तो इसका Na कैंसिल आउट हो गया भाई, 2 इंटू 20 कितना होता है 40, 40 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या y एटम, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया y एटम। इसका मतलब 2x ग्राम ऑफ B में y एटम है, तो यही आपका आंसर हो गया। गेटिंग और नॉट। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। तो आप बताइए मिनिमम मोलर मास किसे कहते हैं, तो जब उसमें कंस्टिट्यूएंट एटम अगर आप लेते हो तो उसका एक एटम कंसीडर करते हैं हम, और उसके वेट को ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल इनटू 100। तो जब अपॉन करते हो वो मिनिमम मोलर मास कहलाएगा। कब, जब एटम आप एक लोगे तब, याद रखना मिनिमम मोलर मास के लिए। और जितने एटम होते हैं मॉलिक्यूल में उतना ही अगर ले लिया आपने तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा बताइए मोलर मास। जैसे मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन है, तो एक हीमोग्लोबिन में कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि एक हीमोग्लोबिन में सबसे पहले कि कौन से मेटल होते हैं, तो आप कहेंगे आयरन, और एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, अगर उस 4 के बदले आप 1 पुट कर दोगे तो जो नीचे मोलर मास आएगा वो मिनिमम मोलर मास कहलाएगा, और 4 अगर पुट करोगे तो वो मोलर मास कहलाएगा। क्या ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई? ठीक है, तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया है। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आप बताइए कंसंट्रेशन टर्म किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन कहते किसको है? तो देखिए बच्चों, आपने सुना होगा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट। तो अगर मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट मिला दिया तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें कितना अमाउंट आपका सॉल्वेंट है और कितना अमाउंट सॉल्यूट है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन आपको ये बताएगा कि आपके सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। नहीं, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल बनाते हैं, तो जैसे मान लो आप कोई मेडिसिन बनती है, कफ सिरप बनता है या फिर मल्टीविटामिन की टॉनिक बनती हैं, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन सा अमाउंट आपने कितना परसेंट कैसे कितना लिया है। नहीं तो हमें मालूम होगा कि इस कफ सिरप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट लिया गया है, जो मेडिसिन लिया गया है वो कितना है और सॉल्वेंट कितना है। नहीं तो ये आपको वो रेशियो, चूँकि वो डिटेक्ट करते हैं कि कितना रेशियो पे प्रॉपर काम करेगा, तो वो उसमें मेंशन करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आप पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, स्ट्रेंथ, फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, फिर आप निकालते हो मोलरिटी, देन मोललिटी, देन नॉर्मलिटी, देन फॉर्मेलिटी। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको वन बाय वन आपको स्टडी करना होगा। जैसे आप कहते हो मास परसेंटेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? मास परसेंटेज का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में आपका सोल्यूट कितना है, 100 ग्राम सोल्यूशन में आपका सोल्यूट कितना है, तो वो मास परसेंटेज कहलाएगा। अच्छा, 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम है, तो वो ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। 100 ml सोल्यूशन में कितना ml सोल्यूट है, तो वो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। अच्छा,
टोटल, जैसे आप मोल लेते हो, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है मान लो, तो उनके टोटल मोल्स होंगे, तो टोटल मोल को अगर 1 मान लेते हो और उसमें आप निकालते हो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, तो वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। और मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, मोल्स ऑफ एटम अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स का रेशियो निकाल देते हो, वो आपको मोल फ्रैक्शन दे देता है। ठीक है, फिर आप पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हो। पार्ट्स पर मिलियन कब यूज़ करेंगे, जब आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा और सोल्यूट बहुत कम होगा, उस केस में आप यूज़ करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे दिल्ली में एमसीडी वाटर सप्लाई करती है, तो वाटर में जर्म्स को मारने के लिए वो क्लोरीन की टैबलेट डालती है, मतलब क्लोरीन यूज़ करती हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में बहुत कम यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे आप ppm में यूज़ करते हो, पार्ट्स पर मिलियन में यूज़ करते हो। जैसा कि आप जानते हो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इसका मतलब 10 लाख ग्राम अगर आपके पास सोल्यूशन है, या 10 लाख ml आपके पास सोल्यूशन है, तो उस 10 लाख ml में कितना ml या कितना ग्राम आपका सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स ppm, वो कहलाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6 करना होगा, तो ये आपको बताएगा ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसी तरह से मोलरिटी किसे कहते हो आप, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स डिसॉल्व करोगे वो मोलरिटी कहलाएगा। अच्छा, मोलरिटी क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में अगर मोल डिसॉल्व करते हैं जितने, वो आपका मोलैलिटी कहलाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक होता है फॉर्मेलिटी, तो नंबर ऑफ फॉर्मल, जैसे आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को आप थोड़ी ना डिटेक्ट करोगे, तो वो तो आयन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो उसमें जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl एक साथ एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है भाई, Na को बहुत सारे क्लोरीन और एक क्लोरीन को बहुत सारे सोडियम सराउंड किए होते हैं, तो आप उसको क्रिस्टल कहते हो। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने क्या किया, एक Na और Cl को मिलाकर एक फार्मूला बना लिया, तो उसका जो मास होगा दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास। तो नंबर ऑफ फार्मूला मास डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, और एक होता है नॉर्मलिटी, जिसको आपको डिटेल स्टडी करना होगा, उसमें आप देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो आप उसको क्या कहते हो, नॉर्मलिटी। नहीं, तो दीज कॉन्सेप्ट्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, और इससे पहले जो मैंने आपको 3 वीडियोस बताया है उनको भी अच्छे से डील कर लेना। नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। अपना ख्याल रखना बच्चों, पूरी ऑनेस्टी ईमानदारी से आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको पूरा करिए और खूब पढ़ाई करिए। ठीक है।